तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एंट्रोपी। हमारे थर्मोडायनेमिक में तीन सबसे मेजर चीज़ें हैं, ऐसे तो आगे भी बहुत सारी आती है, जिनके बारे में दो आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो कि हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है एंट्रोपी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ये पूरे थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ से लेके ऐसी चीज़ है जो पूरे यूनिवर्स को समझाने में कैपेबिलिटी रखती है। एंट्रोपी जो चीज़ है वो होती क्या है? तो एंट्रोपी, अगर कोई पूछे कि एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी बस मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितनी क्या रैंडमनेस है, ये चीज़ क्या बताती है? एंट्रोपी बताती है। रैंडमनेस का मतलब उस सिस्टम के पार्टिकल कितना ज़्यादा मूव कर सकते हैं फ्रीली, ये हमारी क्या होती है? रैंडमनेस। मतलब अगर मैं बहुत ही एक छोटी जगह में बहुत सारे लोगों को बैठा दूँ तो क्या मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी की जगह एक बड़े जगह में उन सबको बैठा दूँ तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो यही चीज़ क्या है? रैंडमनेस, कि कोई पार्टिकल कितना फ्रीली किसी सिस्टम में मूव कर पा रहे हैं, वही क्या होती है? रैंडमनेस होती है। इसी के मेजरमेंट को कि कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है, कितनी कम रैंडमनेस है, उसको क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रोपी। तो फिजिकली मीनिंग जो क्या होता है एंट्रोपी का, वो होता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। इसको रैंडमनेस की जगह एक और शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम, कि कोई सिस्टम कितना ज़्यादा डिसऑर्डर है। अगर कोई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्या है? सिस्टमेटिक तरीके से, इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, तो ऑर्डर में होगा। बट अगर किसी में बहुत ज़्यादा जगह तो वहाँ क्या होगी? डिसऑर्डरनेस होगी, कोई इधर कोई इधर कोई इधर घूम रहा होगा। तो पॉइंट ये है कि एंट्रोपी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को या डिसऑर्डर को मेजर करते हैं। आया समझ में? बहुत बढ़िया। एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एस से, जैसे इंटरनल एनर्जी को यू से किया जाता था, एंथैल्पी को एच से किया जाता था, ऐसे एंट्रोपी को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है एस सिंबल से। ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है, अगर हम इसकी और ज़रा बात करें तो ये किसी सिस्टम की, अगर मैं बोलूँ कि इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है? बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल, हम बहुत बड़े एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास जैसे सॉलिड है, एक कोई सॉलिड है, या मैं एग्जाम्पल बहुत बड़ा आइस है। क्या है? आइस है। आइस के जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे। इस तरीके से आइस के जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे। राइट? आइस के पार्टिकल टाइटली पैक्ड है। ठीक है। तो इसकी क्या, ऑब्वियसली रैंडमनेस कम है इसमें। अगर रैंडमनेस कम है तो इसकी एंट्रोपी कम होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ? मेल्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मेल्ट कर रहा हूँ। मतलब इसको थोड़ी सी हीट दे रहा हूँ, थोड़ी सी हीट दूंगा। जब मैं हीट करूंगा तभी तो मेल्ट होगा। तो मैंने इसे थोड़ी सी हीट दी। जैसे ही थोड़ी सी हीट दी तो क्या हुआ? ये मेल्ट होना शुरू हुआ। क्या हुआ? मेल्ट होना शुरू हुआ, और इसके पार्टिकल थोड़ा थोड़ा क्या हुए? दूर जाने स्टार्ट हुए। अब देखो, अब पार्टिकल थोड़े से दूर दूर है तो अब ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, और यहाँ पे पार्टिकल मूव कर सकते हैं। अब मतलब यहाँ पे देखोगे तो कम रैंडमनेस थी, यहाँ पे ज़्यादा रैंडमनेस है। ये वाटर है हमारा, यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे एंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है। एंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है कि यहाँ पे रैंडमनेस का मेजरमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू आइस। आइस में रैंडमनेस कम थी, बट वाटर में रैंडमनेस ज़्यादा है। तो हमने जब आइस को मेल्ट किया, हीट देके आइस को वाटर में मेल्ट किया, तो आइस की एंट्रोपी कम थी, वाटर की एंट्रोपी बढ़ गई। तो यही क्या है? एक चेंज होता है। जैसे अब देखो, वाटर था, इसमें मैंने थोड़ा सा और हीट दिया और थोड़ी सी हीट दी। जब मैंने इसमें थोड़ी सी हीट और दी तो इसको ये क्या हुआ? इवापोरेट हुआ। क्या हुआ? इवापोरेट हुआ। जैसे इवापोरेट हुआ तो ये गैस बन गया। गैस में क्या होता है आपको पता है? बहुत ही ज़्यादा दूर क्या रहते हैं? पार्टिकल रहते हैं। इन कंपेरेटिव टू वाटर से भी बहुत ज़्यादा दूर कहाँ रहते हैं? गैस फेज में रहते हैं। अब गैस फेज में अगर तुम देखो, वो जो इन कंपेरिजन टू वाटर, किस जगह पे रैंडमनेस ज़्यादा है, किस जगह पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा तरीके से घूम सकते हैं, तो ऑब्वियसली जवाब आएगा गैस में। ये इतनी ज़्यादा जगह इनके पास है, ये इजिली घूम सकते हैं। तो इसमें रैंडमनेस कम है किस कंपेरिजन में? गैस कंपेरिजन। और जब
रैंडमनेस बढ़ती है तो ऑब्वियसली क्या भी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। यही स्टेटमेंट है क्या, हायर द रैंडमनेस या कैसे, या हायर द एंट्रोपी, अगर जितनी ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा होगी इम्प्लाइज दैट हायर द रैंडमनेस, उतनी ज़्यादा क्या ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। अब देखो इसका उल्टा भी हो सकता था, मेरे पास गैस थी, मैं इसको क्या करता, मान लेते कंडेंसेट करता, कंडेंसेशन करता, राइट। तो इसमें से कुछ हीट निकल जाती, कुछ हीट निकलती ना, कंडेंसर करने ठंडा होता है तो हीट क्या होती है, निकलती है, तो ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता। अब देखो गैस में ज़्यादा रैंडमनेस थी, अब रैंडमनेस कम हो चुकी है तो ऑब्वियसली क्या डिक्रीज हो चुकी है, एंट्रोपी डिक्रीज हो चुकी है। मेरे पास वाटर था, मैंने उसको क्या किया, फ्रीज किया, फ्रीज किया, तो इसमें से कुछ हीट निकली, और वाटर ज़्यादा रैंडम था, आइस रैंडम कम है, आइस में पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज। तो एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, तो अभी का जवाब है हीट। अगर मैं हीट दे रहा हूँ, सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, और अगर मैं सिस्टम से हीट ले रहा हूँ तो सिस्टम में हीट एंट्रोपी डिक्रीज कर जा रही है। ये बहुत बड़ा क्या है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आई बस। तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस है उतना ज़्यादा क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, और जितनी कम रैंडमनेस उतनी कम एंट्रोपी। एंट्रोपी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किससे, रैंडमनेस से, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें। लेकिन अब देखो अगर मैं हीट देता ही नहीं, मान लेते मेरे पास आइस होती है और इसको मैं कहीं ना कहीं से एडियाबेटिक बना देता, और बाहर से कोई भी हीट अंदर एंटर नहीं कर पाती, एंटर नहीं कर पाती, तो हीट अगर आती ही नहीं तो आइस कभी वाटर में कन्वर्ट होता ही नहीं। अगर ये कन्वर्ट ही नहीं होता तो हीट नहीं आती, तो मेल्ट नहीं होता, तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती। तो इफ द सिस्टम, अगर मैं लिखूं इफ द सिस्टम इज इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कैसमें है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, सिस्टम क्या कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हीट देके उसका टेम्परेचर नहीं बना, वैसे कांस्टेंट टेम्परेचर ही होता है एक्चुअली में। अगर मैं हीट भी दूंगा फिर भी अगर एंट्रोपी चेंज करनी है तो मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर ही देना पड़ेगा। एंड इट डज नॉट हैव, या इट डज नॉट अकर एनी कम्युनिकेशन विथ हीट, अगर इसका कोई भी हीट से ताल्लुकात नहीं आएगा, हीट से ना ही हीट दी जाएगी ना इससे हीट ले जाएगी, देन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो उस पॉइंट पे एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट ऐसा होता नहीं है, तुम्हें पता है, इसको तुम हमेशा दवाई नहीं ले सकते हो। तो कोई पॉइंट आएगा कि आइस फ्रीज हो, वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो इसकी एंट्रोपी चेंज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ऐसे पानी हमेशा के लिए पानी में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो उसका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, एंट्रोपी चेंज हो रही होगी, ठीक है। बट ये सिंपल ऐसी बात है, ये जो लिखा गया है इसलिए लिखा गया है कि जो एंट्रोपी चेंज है ना, ये हीट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, और ये बात है, और किसमें, टेम्परेचर में भी डिपेंड करिए। क्योंकि अब मान लो हमें पता है कि जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, जिस पॉइंट में आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, तो जो हीट दे रहे होते हैं ना, वो जो हीट होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही होती है, ये काम नहीं कर रही होती है, वो हीट हो रही होती है, वो स्टेट को चेंज कर रही होती है, तो उसको लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहा जाता है। तो उस टाइम पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमें पता है कि अगर वाटर वेपर हो रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा पानी क्या होता है, बॉयल होता है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच जाता है, तो जब तक पानी बॉयल नहीं होता, तो इसका ऐसा नहीं कि 110 पहुंच जाएगा, नहीं, वो 100 ही रहेगा। तो जो हीट होती है, जब आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है या वाटर से तुम्हारा वेपर कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे वो जो हीट है वो टेम्परेचर चेंज नहीं करती, टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। उस टाइम पे जो हीट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट, वो स्टेट चेंज करने के काम आती है। क्लास 9th का है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में, ठीक है। तो ये अब देखो, तो अगर हम जनरल किस में बात करें तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैसेस की होती है, फिर वाटर की और आइस की सबसे होती है। अगर हम बात करें तो मतलब सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी सबसे कम होती है, क्योंकि उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, रैंडमनेस कम होती है, और फिर उसके बाद लिक्विड में, गैस में।
तो एंट्रोपी सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की उससे ज़्यादा, गैस की सबसे ज़्यादा, ये रहता है क्या इस समय से वो बना के तो दिखाते। अब बात ऐसी है ना, बात क्या है, हमें एंट्रोपी से फर्क नहीं पड़ता, हम किसी एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करते। अगर तुम्हें याद हो तो हमें कहते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास दिखानी है। ऐसे में कह रहा हूँ कि हम एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुमने जितने भी फॉर्मूले देखे हो ना, उसमें कभी भी तुमने आज तक एस से रिलेटेड फॉर्मूले देखे तो एस इक्वल टू बहुत कम फॉर्मूले दिखे होते, तुमने हमेशा क्या देखा होगा, ये देखा होगा डेल्टा एस, क्योंकि हम हमेशा चेंज कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ऐसा तरीका ही नहीं है कि हम किसकी एंट्रोपी को एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें चेंज कैलकुलेट करना है। और हमारे लिए जरूरी भी चेंज ही है कि कितना बदला है, कि पहले कितना था, मान लीजिए सॉलिड में कितना था और वो कितना बदल के लिक्विड हो गया, हमें इससे फर्क पड़ता है। हमें किसी भी सिस्टम में अभी कितनी एंट्रोपी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जरूरी क्या है, चेंज एंट्रोपी का। तो हमारे लिए निकालना भी क्या जरूरी होगा, एंट्रोपी का चेंज, और वही चीज़ हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ randomness of any system. Higher the entropy, higher the randomness. If the system is in constant temperature, it does not occur any communication with heat, then entropy of system is constant. The entropy of gas is higher than liquid and higher than solid. अब हम बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें एंट्रोपी से फर्क नहीं पड़ता, हमें चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस से फर्क पड़ता है। चेंज इन एंट्रोपी, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एस, हमें ये चीज़ चाहिए कि एंट्रोपी में किस तरीके से चेंज आ रहा है, किसी सिस्टम कोई रिएक्शन होने में, कोई प्रोसेस होने में, अगर ए से बी रिएक्शन जा रही है, ए से बी प्रोसेस हो रही है, तो उसमें एंट्रोपी का कितना चेंज आ रहा है, वो खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमें ये पता करना कि एंट्रोपी कितनी है सिस्टम में। ठीक है, अब देखना चेंज एंट्रोपी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें पता है कि अभी तक हमने इतना पता चला कि जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो हीट की वजह से चेंज हो रही है, और होता भी सही है। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, हीट लेते हैं, तभी जाके एंट्रोपी चेंज होती है। तो इफ द, इसे शुरू करते हैं, इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब सम हीट और रिलीज सम हीट, if the system absorb some heat और release some amount of heat, तो अगर कोई सिस्टम कितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट को या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो क्या रिलीज करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हीट कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, किसमें, स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो स्टेट थोड़ी चेंज होगा। So at constant temperature, there will occur some change in entropy। तो अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो उस पॉइंट में थोड़ा सा क्या आएगा, एंट्रोपी का चेंज आएगा। और इसी चेंज को, एंट्रोपी को दिखाते हैं कि डेल्टा एस इक्वल टू एस फाइनल, कि फाइनल पॉइंट में क्या एंट्रोपी थी, माइनस एस इनिशियल पॉइंट में क्या एंट्रोपी थी। अगर वो कोई रिएक्शन है तो स्पेशल दिखा सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी है, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एंट्रोपी कितनी है, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये सिंपल चीज है, तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, निकालने का तरीका तो बड़ा जरूरी हुआ। ठीक है, अब देखो, मान लो क्या एस डेल्टा एस चेंज एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला है कि बाद में क्या एंट्रोपी थी, पहले की एंट्रोपी थी। अगर मान लेते हैं इफ, खुद सोचो, इफ अगर एस फाइनल ज़्यादा है, एस फाइनल मतलब ज़्यादा है, मतलब बाद में एंट्रोपी बढ़ गई, और एस इनिशियल कम है, तो एस फाइनल ज़्यादा है, एस इनिशियल कम है, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट ना। अगर एस फाइनल ज़्यादा है तो एस इनिशियल कम है, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर डेल्टा एस की पॉजिटिव है तो मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, तो देन रैंडमनेस इंक्रीजेस, रैंडमनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि एस फाइनल बाद में एंट्रोपी ज़्यादा है, पहले कम है।
और अगर ऐसा हो कि पहले एंट्रोपी ज़्यादा हो, मतलब एस इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा और एस फाइनल की वैल्यू कम हो, तो ये माइनस करूँगा तो क्या आएगी, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। अगर डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो है तो तब देन रैंडमनेस जो होती है, जो होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है, ये तो बेसिक है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते यार। हमें क्या पता है एस फाइनल कितना है, एस इनिशियल कितना है, हमें पता है नहीं, पता है, हम निकाल ही नहीं सकते, राइट। तो अब इसको निकालने का जो तरीका होता है उसको बात में आते हैं, किसमें, उस पर बात में आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। मेन बात है कैलकुलेट करने की। हम एस फाइनल इनिशियल थोड़ी निकाल सकते, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि ऐसे काम करे कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता ही ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली फॉर्मूला चाहिए। मैथमेटिकली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी रिएक्शन की जो रिवर्सिबल है, मेनली रिएक्शन है। हम इरिवर्सिबल की भी बात करेंगे, बट अभी हम बात करें ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द एंट्रोपी चेंज इज द रेशियो ऑफ, एंट्रोपी चेंज होता है वो रेशियो होता है, इज द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इज, पहले मैं पूरा लिखता हूँ, टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या कहा, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है, वो रेशियो होता है किसका, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज की, कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया है, टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, कि उस पॉइंट पर उसका क्या है, टेम्परेचर क्या है। मतलब अगर डेल्टा एस इक्वल टू मान लेते हैं, उसने मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है रिवर्सिबल रिएक्शन में, और उसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी का। अब इसमें तुम्हारे पास हीट भी पता है, टेम्परेचर होता है, तुम्हारे पास राय नहीं कि तुमने इनिशियल एंट्रोपी कितनी फाइंड है, वो निकाल नहीं सकते ना, वो नहीं निकाल सकते। हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला हमने कुछ ऐसा बना दिया कि इसका फॉर्मूला ऐसा बना दिया कि क्या कर पाए, इजिली निकाल पाए। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी रेशियो होता है किसका, किसी भी सिस्टम की रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम ने कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, रिलीज की, टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, कि उस पॉइंट पे सिस्टम का टेम्परेचर कितना था। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर मान लेते बहुत छोटा सा था, फॉर द स्मॉल चेंज, ये भी आता है, बहुत स्मॉल चेंज के लिए, बहुत स्मॉल चेंज के लिए, तो डेल्टा एस डी एस जाएगा, क्यू डी क्यू जाएगा अपॉन टी, टेम्परेचर थोड़ी चेंज होता है, टेम्परेचर होता है, तो डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, ये भी क्या आता है, एक टर्म आता है। अब मैथमेटिक्स एक फॉर्मूला है, तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट तुम्हारी हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट है जूल, क्या होती है, जूल। लेकिन हम केमिस्ट्री में हम हीट जो लेते हैं वो सारे सिस्टम की नहीं लेते, हम एक मोल हीट की लेते हैं। एक मोल के पास कितनी हीट एब्जॉर्ब की, मान लेते हैं हमारे पास 18 मोल कुछ है, कितने हैं, 18 मोल के हैं सिस्टम के अंदर, 18 मोल है, बट हम 18 के 18 नहीं लेंगे, हम कहेंगे बस एक मोल ने कितनी हीट ली। हम केमिस्ट्री में इतना ही बात करते हैं, एक मोल मतलब 6.024 इंटू 10⁻24, इतना कुछ होता है, क्या पार्टिकल होते हैं, हम इतने की बात करते हैं। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो हीट के जो यूनिट होते हैं जूल पर मोल होती है, जूल पर मोल अपॉन केल्विन की, केल्विन मतलब अपॉन टेम्परेचर केल्विन, तो इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो चेंज, दोबारा सुनना क्या होता है, हमें चेंज या एंट्रोपी से मतलब है, हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करने से मतलब है। पहले चेंज या एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, चेंज या एंट्रोपी होती है कि अगर कोई सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो उसके एंट्रोपी में वो चेंज आता है, जिसको कैलकुलेट करने का नॉर्मल तरीका तो होता कि हम एस फाइनल माइनस एन इनिशियल करते थे, बट हमारे पास ये तरीका है नहीं, हम क्योंकि हमें एस निकालना आता नहीं है, तो हमने इसे कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके से जिससे हम निकाल पाए। तो हमें पता चला कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो रेशियो एंट्रोपी का चेंज होता है वो रेशियो होता है किस किस की भी, इसका कि उस सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है, टू द टेम्परेचर, कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद रखना अब से आप जब भी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, जितने डेरिवेशन हो सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर के रिलेटेड चेंज, वॉल्यूम से रिलेटेड चेंज में क्या चेंज आएगा, गिफ्ट एनर्जी, हमें बहुत कुछ करना है, राइट। तो तब तक जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो तब तक हम शुरुआत डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से करेंगे कि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया चेंज एंट्रोपी निकालने का तरीका। अगर बोलेंगे कि ये सिस्टम है, इसमें इतनी अमाउंट अभी मान लीजिए क्यू इक्वल टू 200
जूल पर मोल हीट इसने दे रखी है और इसका टेम्परेचर उस टाइम पे कितना था, मान लेते हैं तो 273 जूल पर मोल ले रही है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। निकालो। तो तुम क्या करोगे, ये डालोगे इधर, टेम्परेचर केल्विन में डालोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 जूल मोल केल्विन। ऐसे करके तो ये फॉर्मूला बताओ मुझे, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू ऑफ क्यू अपॉन टी, राइट। अब जो हमने पढ़ा है और हमने कल एक बढ़िया चीज़ पढ़ी थी कार्नोट साइकिल, मान लेते हैं उसके लिए कितनी एंट्रोपी चेंज आती है। वो भी तो एक प्रोसेस है ना, वो भी तो क्या है, एक प्रोसेस है। हमें पता करना है कि जो वो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस के लिए कितनी एंट्रोपी चेंज आएगी, राइट। अब इसको तुम्हें समझना होगा। तो कार्नोट साइकिल के लिए एंट्रोपी का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला था क्यू अपॉन टी, मैं ये लाना चाहूँगा, ठीक है। रहेगा ना कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी फॉर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के लिए एंट्रोपी का क्या कॉन्सेप्ट है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी फॉर्मूला बताता हूँ अगर आपको याद हो। एफिशिएंसी इज वी नो दैट एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये होती है, राइट। एक और होती है एफिशिएंसी, अगर मैंने आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में डिवाइड ये थोड़ा बताया नहीं, एक और चीज़ होती है। एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस तुम्हारा ये देखो एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है WT अपॉन Q2, राइट। इसी को हमने कहा 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये कहा ना। चलो बताते हैं WT क्या होता है। WT क्या होगा, वर्क डन कितना है, वर्क डन हमने बताया ये निकाला था हमने कि कितना वो हीट लेता है, उसमें से कितना हीट उसने दे दी, किसको दे दी, सिंक को दे दी। तो बची कुची हीट से उसने क्या किया, वर्क किया अपॉन Q2। ये किसके बराबर 1 माइनस T1 अपॉन Q2। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, इससे कट जाएगा तो आएगा 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये भी एक फॉर्मूला आता है, बता देता हूँ। एक फॉर्मूला तो हमें बताया 1 माइनस T1 अपॉन T2, एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, इसी को इक्वेट करते हैं तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 भी आता है। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो ये होती है क्या, 1 माइनस T1 अपॉन T2 सॉरी T1 अपॉन T2 इक्वल टू एक और होती है 1 माइनस Q2 अपॉन T2। इन दोनों को लिखते हैं चलो, 1 माइनस T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन T2। 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया। अब मेरे को क्या चाहिए, एंट्रोपी चाहिए, क्या क्या होता है Q अपॉन टी, तो क्या चाहिए ना Q अपॉन टी लाते हैं सेम से। तो मैं Q2 को दे देता हूँ, नहीं हाँ Q2 को दे देता हूँ, T1 को दे देता हूँ। तो Q2 जाएगा तो Q2 अपॉन T2 इक्वल टू T2, तो यहाँ से T1 आएगा तो यहाँ आएगा Q1 अपॉन T1, ये आ जाएगा। हमें पता है Q1 अपॉन T क्या होता है, डेल्टा H2 चेंज इन एंट्रोपी एट H2 मान लिया मैंने, और Q1 अपॉन T1 को मैंने डेल्टा S1 बोल दिया। ये देखो डेल्टा H2 डेल्टा S1 के इक्वल होता है। अगर आपको याद हो कि ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी कार्नोट साइकिल में, किसी भी कार्नोट साइकिल में, ये है कार्नोट साइकिल, ये है कार्नोट साइकिल। किसी भी कार्नोट साइकिल में हम कभी भी किसी भी पॉइंट में अगर एंट्रोपी का चेंज निकालते हैं वो कांस्टेंट आ रहा है, वो एक ही आ रहा है। ये देखो ऐसे अगर मैं डेल्टा S3 इक्वल टू डेल्टा S4 भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे डेल्टा S5 अगर मैं Q3 अपॉन Q4 तो डेल्टा S5 इक्वल टू डेल्टा S6, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब कार्नोट इंजन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एंट्रोपी निकालूँ तो एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट आती है, जो मतलब चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एस की वैल्यू जो आती है वो कांस्टेंट आती है। इसके लिए कार्नोट इंजन के किसी पॉइंट में, चाहे मैं इसमें निकालूँ, इसमें निकालूँ, इसमें निकालूँ या इसमें निकालूँ, चलिए कहाँ निकाला था हमने, ये जो ये आया है ये Q1 Q2 ये कहाँ का है, यहाँ पे कोई यहीं पर तो है, तो ये तो आइडियामेटिक है, यहाँ तो Q0 होता है। इसमें और इसमें दोनों पॉइंट में चाहे हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करें या हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन करें, दोनों में यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में एंट्रोपी का चेंज क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब एंट्रोपी का चेंज क्या है, कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, एंट्रोपी का चेंज तो कांस्टेंट है। तो मतलब मान लेते हो अगर यहाँ से 10 माइनस 8 मतलब पहले आर थी फिर 10 हो गई, या फिर मान लेते इस वाले में पहले 8 थी फिर 10 हो गई, और इस वाले में मान लेते पहले 12 थी फिर 10 हो गई, यहाँ 12 थी यहाँ 10 हो गई, तो निकालोगे तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा।
एंट्रोपी सेम नहीं है, एंट्रोपी का चेंज सेम है, ध्यान दो चेंज सेम है, एंट्रोपी तो अलग अलग है। तो कार्नोट इंजन के लिए एंट्रोपी का जो चेंज आता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया। तो आज हमने पता चल जाना कि एंट्रोपी चीज़ क्या है, एंट्रोपी क्यों इसलिए जरूरी होती है और हमारे लिए क्या जरूरी होती है, एंटेंजी एंट्रोपी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल पर टेम्परेचर, ठीक है। यहीं से हम कल की जितने भी डेरिवेशन हो गया मतलब नेक्स्ट लेक्चर के यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आज से लेक्चर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।